आइए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो पेमेंट ऑफ टैक्स का है, व्हाट शैल बी द इंटरेस्ट पेबल बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 50 ऑफ द CGST एक्ट 2017 एंड व्हाट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फॉर द सेम। तो हमारे पास इसमें दो सब सेक्शन थे। एक सब सेक्शन आपकी बात कर रहा था कि 18% का इंटरेस्ट लगेगा अगर आपने लेट पेमेंट किया है GST का, और सब सेक्शन 2 कह रहा था कि अगर आपने अनड्यू ITC क्लेम किया है या फिर एक्सेस ITC क्लेम किया है या फिर आपने अनड्यू और एक्सेस रिडक्शन कर दिया है अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, तो आपका 24% का इंटरेस्ट लगेगा। मैं सिर्फ आपको सब सेक्शंस बता दे रहा हूं। सब सेक्शन 1 में जो गिवन है वो 18% पर एनम गिवन है और सब सेक्शन 2 के अंदर 24% पर एनम गिवन है। आपको बेसिकली यहाँ पे पूरा सेक्शन डिफाइन करना है। मेसर्स सॉल्टी एंड स्पाइसी लिमिटेड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ₹1,50,000 फ्रॉम द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42 सब सेक्शन 10। तो इन्होंने 1.5 लाख रुपए अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में से रिड्यूस करे और कॉन्ट्रावेंशन किया, मतलब अनड्यू। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब क्या हो गया कि आपने प्रोविजंस फॉलो नहीं किए, और प्रोविजंस फॉलो नहीं करे मतलब आपने अनड्यू रिडक्शन कर लिया। और ये कब किया? फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 विच इज इन एलिजिबल क्रेडिट। अ शो कॉज नोटिस वॉज इशूड बाय द टैक्स डिपार्टमेंट टू पे द टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। Messrs Salty and Spicy Limited paid the tax and the interest on 31st July 2019. Calculate the interest liability, ignore penalty. चलिए आप लोग खुद करके बताएंगे मेरे को, आप लोग करके बताएंगे मेरे को कितना आ रहा है। ₹1.5 लाख का है और अप्रैल 19 में, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 19 हमने हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस कर ली है 1.5 लाख रुपए से। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि आप गलत ट्रैक पे निकल जाएं, तो मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, अप्रैल मंथ का पेमेंट कब करना है? अप्रैल मंथ की जो GST लायबिलिटी है सर, इसकी पेमेंट हमको करनी होती है 20 मई तक, और हमने 1,50,000 का अनड्यू रिडक्शन कर लिया है। हमने 1,50,000 का अनड्यू रिडक्शन किया है हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो 24% पर एनम से लगेगा। इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाएगा वो चार्ज किया जाएगा 24% पर एनम के बेसिस पे। लेकिन मुद्दा ये है कि ये इंटरेस्ट चार्ज कब से होगा, ध्यान से समझिएगा बात को। इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा 21 ऑफ मई से। क्यों 21 ऑफ मई से? क्योंकि 20 मई तक तो हमें टैक्स जमा करना होता है, तो इंटरेस्ट जो भी लगेगा वो ड्यू डेट के बाद से लगेगा। तो 20 मई इज द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इंटरेस्ट हमारा जो चार्ज होगा 24% पर एनम का चार्ज होगा, और जो इसका पीरियड होगा वो स्टार्ट होगा 21 मई से। 21 मई से 31 जुलाई को अपन ने पेमेंट किया है, तो ये 31 जुलाई तक आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यानी कि आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 1,50,000
इंटू 24%। नंबर ऑफ डेज ज़रा कैलकुलेट कर लीजिए, नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं। मई के हो जाएंगे 11 डेज, जून के हो जाएंगे 30 डेज, जुलाई के हो जाएंगे 31 डेज। तो 11 प्लस 30 प्लस 31, टोटल 72 डेज का इंटरेस्ट हमें चार्ज करना होगा, इंटू 72 डिवाइडेड बाय 365। तो 1,50,000 इंटू 24% इंटू 72 डिवाइडेड बाय 365, आपका आंसर आएगा 7101 अप्रॉक्स, 7101 अप्रॉक्स। बोलिए बच्चों, क्लियर हुई मेरी बात? बिल्कुल काउंट होगा, बिल्कुल काउंट होगा। अप टू द डेट ऑफ पेमेंट तक हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, अप टू द डेट ऑफ पेमेंट तक इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो 31 जुलाई का भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। देखिए, आपने 1.5 लाख रुपए का अनड्यू रिडक्शन किया है। क्वेश्चन एक बार दोबारा से देख लीजिए। आपने 1,50,000 अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से रिड्यूस करें, और रिड्यूस किसके चलते करें? आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है प्रोविजंस का। कॉन्ट्रावेंशन करा है प्रोविजंस का मतलब आपने अनड्यू रिडक्शन किया है ऑफ द सीजीएसटी एक्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 विच इज इन एलिजिबल क्रेडिट। तो आपने इन एलिजिबल क्रेडिट की वजह से अपने 1.5 लाख रुपए की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस कर ली है। ठीक है, अप्रैल मंथ की है, तो अप्रैल मंथ का अपन पेमेंट कब करते हैं? अप्रैल मंथ का अपन पेमेंट करेंगे 20 मई तक। ये क्या है? ये है आपकी ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। तो आपका 20 मई इज द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, और आपने इसका पेमेंट कब किया है? आपने इसका पेमेंट किया है 31 जुलाई को। तो 20 के बाद से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, यानी कि 21 ऑफ मई से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। और इंटरेस्ट कब तक लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा आपका अप टू 31 जुलाई तक। बात समझ में आया? टोटल होते हैं 72 डेज, 72 डेज का इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्योंकि अनड्यू है तो 50 सब सेक्शन 2 के अंदर 24% चार्ज किया जाएगा, ना कि 18%। आई होप इट इज नाउ क्लियर। कैश लेजर क्या होता है? थ्योरी है, रीड कर लीजिएगा। आइए केसर महाराज पे आइए। Kesar Maharaj, a registered supplier, gave a classical dance performance in an auditorium. The consideration charge for the said performance is 1,48,500. Is Kesar Maharaj liable to pay GST on the consideration received for the performance if such performance is not for the promotion of any product or services? If yes, determine his GST liability, CGST and SGST or the IGST as the case may be. Will your answer be different if Kesar Maharaj is a brand ambassador of a food product and aforesaid performance is for the promotion of such food product? The dance performance given by Kesar Maharaj is not a classical dance performance but a contemporary Bollywood style dance performance. Consideration charged by Kesar Maharaj for the classical dance performance is rupees 1,50,000. अब अगर आप लोगों ने एग्जेम्पशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ठीक, नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं आपको एक बात बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, आपका अगर कोई पर्सन जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर वो क्लासिकल आर्ट परफॉर्म करता है प्लस जो वो कंसीडरेशन लेता है अगर अप टू रुपीज 1.50 लाख होती है, तो इस केस में कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होती है। और यू कैन से कि आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अब इस बात का एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट
अगर आपने ये क्लासिकल आर्ट परफॉर्म करी है एज ब्रांड एम्बेसडर, तो उस केस में आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा, उस केस में आपका जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्लासिकल आर्ट से हमारा क्या मतलब है? सर ये थिएटर हो सकता है, डांस हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप कोई क्लासिकल थिएटर परफॉर्म कर रहे हो या कोई प्ले कर रहे हो या फिर कोई आप क्लासिकल डांस फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस केस में आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा अगर कंसीडरेशन इज अप टू रुपीज, अगर कंसीडरेशन इज अप टू रुपीज 1.50 लाख। बात समझ में? अब वापस से क्वेश्चन अगर देखें तो केसर महाराज रजिस्टर्ड सप्लायर है, इन्होंने क्लासिकल डांस परफॉर्म किया है और इन्होंने जो कंसीडरेशन चार्ज किया है वो चार्ज किया है 1,48,500। तो आपका पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? इस केसर महाराज इज लाइबल to pay GST on the consideration received for the performance if such performance is not for promotion of any product or service। तो वो कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विस का, मतलब कि वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। बताइए जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? बोलिए। नहीं होगा सर। पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा इसमें कि सर देयर विल बी एन एग्जेम्पशन। तो इसका अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो यहां मैं क्या बोलूंगा? सर यहां पे जीएसटी जो है वो क्या है? एग्जेम्प्ट है। आप पूरा प्रोविजन लिख दीजिएगा जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जीएसटी क्या रहेगा सर? यहां पर आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक। इसके बाद दूसरा पार्ट क्या बोल रहा था? दूसरा पार्ट बोल रहा था विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ केसर महाराज इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ फूड प्रोडक्ट एंड एफोर्सेड परफॉर्मेंस इज फॉर द प्रमोशन ऑफ सच फूड प्रोडक्ट। तो अगर ये ब्रांड एम्बेसडर है, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा। नो एग्जेम्पशन इन द केस ऑफ फॉर ब्रांड एम्बेसडर। और अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हैं तो इस केस में आपका जो जीएसटी लगेगा, अब क्वेश्चन आपको ये नहीं बता रहा है कि इन्होंने परफॉर्मेंस इंटर स्टेट करी है कि इंट्रा स्टेट करी है, तो मैं इसे इंट्रा मान के सॉल्व कर देता हूं। सीजीएसटी आपका लगेगा ₹1,48,500 का 9%, और इतना ही आपका एसजीएसटी भी लग जाएगा ₹1,48,500 इंटू 9%। चलिए सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 148,500 का 9% 13365। 13365 is your answer for CGST and SGST। ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट क्या बोलता है? द डांस परफॉर्मेंस गिवन बाय केसर महाराज इज नॉट अ क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस। अगर वो क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस ना होती तो आपका आंसर क्या होता? तो अगर क्लासिकल ना होकर इफ डांस परफॉर्मेंस इज नॉट क्लासिकल आर्ट फॉर्म, अगर वो क्लासिकल आर्ट फॉर्म नहीं है, देन देयर विल बी नो एग्जेम्पशन, एंड जीएसटी पेबल शैल बी सेम एज अबव। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं दोबारा से, तो जो अभी आपकी जीएसटी लाइबिलिटी निकली थी वही आपकी जीएसटी लाइबिलिटी दोबारा आ जाएगी इस केस में। क्लियर? तीसरा पार्ट,
कंसिडरेशन चार्ज बाय द केसर महाराज फॉर द क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इज ₹160। एग्जेम्पशन कब तक मिलती है? एग्जेम्पशन मिलती है 1.5 लाख रुपए तक। तो हमारे केस में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जा रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में इफ कंसिडरेशन चार्ज्ड is more than 1.50 lakh, then there will be no exemption। कोई exemption आपको नहीं मिलेगा, और जो जीएसटी पेबल निकलेगा सीजीएसटी आपको देना पड़ेगा 1,60,000 का 9%, और एसजीएसटी आपको देना पड़ेगा 1,60,000 का 9%। 1,60,000 का 9% आप निकालोगे, आपके पास निकल के आएगा ₹14,400, ₹14,400। क्लियर हो गई बातें? कोई ऐसा पर्सन जिसे डाउट है? अब आपकी एक एग्जेम्पशन भी मैंने वाइंड अप करा दी, एक एग्जेम्पशन भी आपकी वाइंड अप हो गई, और इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन थी ये। क्वेश्चन नंबर 6 को अभी अपन इस वाले क्वेश्चन को अभी अपन होल्ड करेंगे, क्योंकि ये आपका रिवर्स चार्ज के साथ होगा। तो जब मैं आपको रिवर्स चार्ज बताऊंगा उसी के साथ ये वाला क्वेश्चन करा दूंगा। ये वाला पार्ट आपका रिवर्स चार्ज के साथ चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। Mr. Ekant, a registered supplier in Delhi, is engaged in the business of sale and purchase of plastic raincoats. He furnishes the following information pertaining to the inward and outward supply made by him for the month of July 2019. सबसे पहले इसने आपको इंफॉर्मेशन दी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई 30 लाख रुपए की करी है। इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई 50 लाख रुपए का करा है। इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई अनरजिस्टर्ड को 15 लाख का किया है। तो मैंने लास्ट जब आईटीसी आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब आप सप्लाई करते हो तो रजिस्टर्ड को करो चाहे अनरजिस्टर्ड को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीएसटी आप चार्ज करोगे। लेकिन जब आप इनवर्ड सप्लाई करते हो किसी अनरजिस्टर्ड से तो उस केस में आईटीसी आपके पास नहीं आता है। तो बहरहाल हमारी ये पहली तीनों जो सप्लाईज हैं इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होने वाली है। हमारे पास इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई है रजिस्टर्ड पर्सन से, इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई है रजिस्टर्ड पर्सन से जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा होगा, और इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई है रजिस्टर्ड पर्सन से जिसपे आईजीएसटी लगा होगा, और इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, इसका हमें कोई भी आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। हमें इधर सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलेगा और इधर हमारा आईजीएसटी आएगा। ठीक है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय मिस्टर एकांत। IGST credit on capital goods purchased in the month of July is 1.5 lakh. CGST and SGST credit on other inward supply including credit of ₹5,000 on account of membership of a club. तो membership of a club का credit blocked है, तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 लगा के इस क्रेडिट को अपन ने क्या कर रखा है? ब्लॉक कर रखा है। अवेल करी है कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर सुजीत लॉयर
लोकेटेड इन दिल्ली, ये इंट्रा स्टेट सर्विस थी। अच्छा जी, द अमाउंट ऑफ आईटीसी ब्रॉट फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2019, सीजीएसटी हमारे पास 2 लाख आ रहा है, एसजीएसटी हमारे पास 2 लाख आ रहा है, आईजीएसटी हमारे पास 5 लाख आ रहा है। कैलकुलेट करना है नेट जीएसटी लाइबिलिटी टू बी पेड इन कैश इन द मंथ ऑफ जुलाई 2019, एज्यूमिंग the rate of GST as 9%, SGST as 9%, IGST as 18%. All the amounts given above are exclusive of taxes. All the conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled. चलो ठीक है, अभी फिलहाल ये जो नीचे वाली इंफॉर्मेशन है ये ITC के लिए दी हुई है, इसको अपन बाद में देखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर जीएसटी निकाल के बता दो जीएसटी कितना आ रहा है। रेट है आपके पास 9, 9 और 18। पहली 3 जो हमारी सप्लाईज गिवन है, इसका आप मेरे को जरा जीएसटी बता दो कितना आ रहा है। आया? क्वेश्चन नंबर 7, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई 30 लाख रुपए की। इसके बाद इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इसमें मैं रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों की क्लब करके ले लेता हूं। 50 + 15 65 लाख। ये हमने क्या दिया है सर? ये हमने आईजीएसटी दिया है, तो यहां पर हमें सीजीएसटी देना पड़ेगा। 65 लाख का 9%, और 65 लाख का 9% आता है 5,85,000।
और SGST आएगा 5,85,000। ठीक है। अब ध्यान से अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने वर्ड यूज कर लिया था FCM। ये वो पैसा है जो हमें FCM के तौर पे गवर्नमेंट को पे करना है। और नीचे एक ये अवेल्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर सुजीत लॉयर लोकेटेड इन दिल्ली। तो अगर आप किसी एडवोकेट से सर्विसेज लेते हो तो इन सर्विसेज के ऊपर भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है। इस सर्विस पे भी क्या लगता है, रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स देना पड़ता है। यानी कि 1,00,000 रुपए की आपने सर्विस ली है, 1,00,000 रुपए की आपने सर्विस ली है, इस 1,00,000 पे आपको RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा। RCM में इंट्रा स्टेट। CGST कितना लगा है, CGST लगा है आपका 1,00,000 का 9%, 9,000, और SGST आपका लगा है 1,00,000 का 9%, 9,000। बोलो भाई, यहां तक मेरी बातें क्लियर हुई? और RCM में जो आपको टैक्स पे करना होता है ये हमेशा कैश में पे होता है। इसके लिए आप क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इट इज ऑलवेज पेड इन कैश। पहले आप इसे कैश में पेमेंट करते हो एंड देन आप इसका क्रेडिट लेते हो। बात समझ में आया? बात समझ में आया? पहले ये गवर्नमेंट को कैश में पे किया जाता है और बाद में इसका क्रेडिट लिया जाता है। आई होप यहां तक आपको बातें क्लियर है। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये हमने अभी क्या निकाला सर, ये आपने अभी आउटपुट टैक्स लायबिलिटीज की बात करी है, ये आपने टैक्स पेबल की बात करी है। अब ये बताओ कि आपका ITC कितना है। अब हम बात करते हैं हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है। तीन तरीके के टैक्सेस हैं, CGST, SGST और IGST। और हमारे पास पहले से कुछ ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था, पहले से हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था 2 लाख, 2 लाख और 5 लाख। तो अपन ने यहाँ पे 2 लाख का पहले से ले रखा है, 2 लाख का पहले से ले रखा है और 5 लाख का पहले से हमारे पास कैरी फॉरवर्ड होकर आ रखा है। अब बात करते हैं खरीदने की। इंट्रा स्टेट में हमने रजिस्टर्ड पर्सन से 10 लाख रुपए का माल खरीदा है। तो 10 लाख का जो आपने इंट्रा स्टेट परचेज करी है, इस 10 लाख पे 9% ईच आपको CGST और SGST मिल जाएगा, यानी कि 90,000 रुपीज। इसके बाद आपने इंटर स्टेट परचेज करी है, आपने इंटर स्टेट परचेज करी है, इंटर स्टेट आपने परचेज करी है 5 लाख रुपए की, और उस 5 लाख पे 18% का आपको IGST मिल जाएगा, यानी कि 90,000 रुपीस। बोलिए भाई, यहां तक किसी को डाउट? इसके बाद हमने कैपिटल गुड्स खरीदे हुए थे जिसपे 1.5 लाख रुपए का हमारे पास IGST था। इसके बाद हमारे पास कुछ अदर इनवर्ट सप्लाईज का क्रेडिट था। अदर इनवर्ट सप्लाई का कितना क्रेडिट था? अदर इनवर्ट सप्लाई का हमारे पास 0.5 लाख, 0.5 लाख मतलब 50,000 रुपए का क्रेडिट था, जिसमें से 5,000 रुपए
क्लब मेंबरशिप का था, तो क्लब मेंबरशिप वाला तो ब्लॉक कर दो और बाकी 45,000 आपको मिल जाएगा। अदर इनवर्ट सप्लाई, ₹45,000 का CGST और 45,000 रुपीज का SGST। बोलो भाई, सारा ITC हो गया कि रहता है? एक बारी तसल्ली से सोच लो और मेरे को बताओ, सारा ITC हो गया कि अभी कोई ITC हमारा रहता है? पुष्पा, कौन सी सर्विस का? एडवोकेट वाली सर्विस का। जी सर, अभी अभी आपने बताया था कि पहले हम इसे कैश में पे करेंगे और जब पेमेंट कर देंगे तो इसका क्रेडिट भी ले लेंगे। तो जो एडवोकेट वाली सर्विस का आपने कैश दे दिया है उसका भी तो आप क्रेडिट लोगे। 9,000 रुपए CGST में, 9,000 रुपए SGST में। अब आपके पास टोटल ITC जो आएगा वो कितना आ जाएगा, सम कर लीजिए। ये आपके पास टोटल ITC अवेलेबल है 2 लाख प्लस 90,000, 290, 290 प्लस 54, ये आ जाएगा आपके पास 3,44,000। ये भी आ जाएगा 3,44,000। और अब बात करिए इसकी, तो 5 लाख प्लस 2,40,000, 7,40,000 रुपए का आपके पास IGST आ जाएगा। अब बात करते हैं नेट GST पेबल की। CGST, SGST, IGST, आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटीज कितनी आ रही थी? सर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी CGST की 585, 585, 5,85,000, 5,85,000 और IGST की 5,40,000। ये हमारी FCM में थी और RCM में हमें 9,000 रुपये यहाँ देने हैं और 9,000 रुपये हमें यहाँ देने हैं। ठीक है, अब मतलब जो टोटल हमें टैक्स पे करना है वो पे करना है 585 प्लस 9, 585 प्लस 9, 5,94,000, 5,94,000 एंड 5,40,000। ध्यान रहे कि ये जो 9,000 रुपये है ये हमेशा कैश में पे होंगे। इसके लिए कोई भी ITC आपको नहीं मिलने वाला है, इसके लिए तो कैश पेमेंट आपको करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? अब इसमें से ITC अवेल करते हैं। सबसे पहले ITC किसका अवेल होगा? IGST का। IGST को फुल्ली एग्जॉस्ट करना है। ITC का हमारे पास पड़ा कितना हुआ है 740 का और हमारे पास ये कितना है 540 का। तो आपने IGST 540 यहां पर एडजस्ट कर लिया। अब कितना बचा आपके पास? 2 लाख बचा। 2 लाख आप यहां एडजस्ट करा लो। ठीक है, आप चाहो तो इसे SGST में भी एडजस्ट करवा सकते हो, पर मैंने इसको CGST में एडजस्ट करवा दिया है। अब हम बात करते हैं CGST की। ध्यान से समझना मेरी बात को। 585 हमें पे करना था, 2 लाख का हम क्रेडिट ले चुके थे। 585 हमें पे करना था, 2 लाख का क्रेडिट हम ले चुके थे, बचा है 385। 385 पे करना है, लेकिन हमारे पास ITC कितना अवेलेबल है? केवल 344। तो मैं पूरा 344 यहां पर एडजस्ट कर लूंगा। ये मेरी बात समझ में आई? ये बात आप लोग को क्लियर हुई? क्योंकि ये वाले 9,000 तो आपको कैश में ही पे करने हैं, तो इसके लिए तो आप ITC ले ही नहीं सकते हो। ITC आप इस 585 के लिए ले रहे हो, तो 585 का CGST आपको देना है
और ये 585 देने के लिए आप ऑलरेडी 2 लाख रुपए का IGST का क्रेडिट ले चुके हो। तो 585 में से 2 लाख चला गया, आपके पास बचा 385 पे करने हैं और आपके पास ITC है 344, पूरा का पूरा 344 ले लो। अब आपका नेट जो लाइबिलिटी निकलेगा वो कितने का आएगा? 5,94,000 माइनस 5,44,000, यानी कि आपको 50,000 रुपए का CGST पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद SGST की बात कर लो। SGST का पूरा 344 आप यहीं पे एडजस्ट करा दो और यहां आपको पे करना पड़ेगा 2,50,000 और IGST आपका पे होगा नील। ठीक है, क्लियर हुआ? ये नेट GST पेबल है। कोई ऐसा पर्सन जिसे डाउट है तो पूछ लो। क्लासिक क्वेश्चन था। Anyone having a doubt can ask. क्या ITC में क्यों स्नेहा? अभी मैंने आपको बताया ना कि जो आप RCM में कैश पे करते हो, जो आपने RCM में कैश पे किया है, इसका बाद में आपको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। RCM किस पे है? RCM लगता है इनवर्ड सप्लाई पे। तो इनवर्ड सप्लाई पे जो भी आपने टैक्सेस पे करे हैं उसका आप क्रेडिट ले पाओगे अगर वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है। तो यहां पे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो हमें इस 9,000 रुपए का ITC अवेलेबल हो जाएगा। क्या दिक्कत है? एनीवन एल्स हैविंग अ डाउट? एनीवन एल्स हैविंग अ डाउट कैन आस्क। चलो, Sahil is a supplier of taxable goods in Karnataka. He got registered under the GST in the month of September 19 and wishes to pay the IGST liability for the month. Since he is making the GST payment for the first time, he is of the view that he needs to mandatory have the online banking facility to make the payment of GST. Offline payment is not permitted under GST. You are required to apprise Sahil regarding the various modes of deposit in the electronic cash ledger. Further advise him whether regard to the following issues. Are manual challans allowed under the GST? What is the validity period of the challan? Is cross utilization among the major and the minor heads of the electronic cash ledger is permitted? Pure theory है ये वाला क्वेश्चन, आप लोग सेल्फ कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे जो अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, Mr. Himanshu, a registered supplier of chemical, pays the GST under a regular scheme. He is not eligible for any threshold exemption. He has made the following outward supplies for the month of September 2019. Supplies उसकी दे दी गई हैं। उसने इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स किया है 25 लाख का, इंटर स्टेट सप्लाई किया है 5 लाख का। इसके बाद उसने कुछ गुड्स परचेज करे हैं रजिस्टर्ड से, अनरजिस्टर्ड से और इंटर स्टेट में। ठीक है, इसके बाद इसके पास ITC का कुछ बैलेंस गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ही परचेज अ कार यूज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस फॉर ₹6,72,000 इंक्लूडिंग CGST and SGST of 36,000 each. He capitalized the full value including the GST in the books on the same date to claim the depreciation. Out of the interstate purchase from the registered dealer, goods worth of ₹1 lakh were received on October 3, 2019 due to the road traffic jams. Rate of CGST and SGST is to be 9%, 9% and 18% respectively.
Both inward and outward supplies given above are exclusive of taxes wherever applicable. All the conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled except mentioned above. चलो भाई, ये वाला आप लोग करके बताओ. थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक कर लो. ये इंट्रा नहीं है, इंटर है. ये इंट्रा नहीं है, ये इंटर है. और ये 2 लाख नहीं है, 3 लाख है. ठीक है, चलो मैं ही करा दे रहा हूं. इंट्रा स्टेट सप्लाई किया है गुड्स का 25 लाख रुपए का, इंटर स्टेट में सप्लाई किया है 5 लाख रुपए का. जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9. क्वेश्चन नंबर 9. सबसे पहले अपन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं. आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं और इसमें पहले इंट्रा स्टेट की बात करते हैं. इंट्रा स्टेट में आपने 25 लाख का माल बेचा है तो 25 लाख का 9% पे CGST, यानी कि 2,25,000 रुपए. ठीक है, फिर SGST की बात करें तो 25 लाख का 9% 2,25,000 रुपए का ही SGST भी आ जाएगा. इंटर स्टेट में आपने 5 लाख की सेल करी है तो इस पे IGST लग जाएगा 5 लाख का 18%, यानी कि 90,000 रुपीज. अब बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की. ITC, CGST, SGST, IGST. ओपनिंग बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है 95, 60 एंड 50. 95,000, 60,000 एंड 50,000. क्लियर है? इसके बाद प्लस कर देते हैं इसमें इंट्रा स्टेट परचेज. इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई आपने करा है 14 लाख रुपए का और 14 लाख पे 9% का CGST और SGST आया होगा, यानी कि 1,26,000 रुपए. ठीक है, और जो आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से किया होगा उस पे आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. इंटर आपने किया है 3 लाख रुपए का, इस 3 लाख पे आपको 18% का IGST मिल जाएगा. थ्री लाख का 18%, 54,000 रुपीज. ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया, इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया. अब नीचे बोल रहा है कि उसने कार खरीदी थी 6,72,000 की और उसने पूरा 6,72,000 अपने बुक्स में डेबिट कर लिया है डेप्रीसिएशन क्लेम करने के लिए. अगर नहीं भी किया होता तो उस केस में
आपका क्रेडिट ब्लॉक ही रहता, क्योंकि यहां पर उसने क्या परचेज करी है, कार परचेज करी है। तो जब तक सीटिंग कैपेसिटी 13 पैसेंजर से ज्यादा की ना हो तब तक आपको कार का डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता है। आउट ऑफ द इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम द रजिस्टर्ड डीलर, गुड्स वर्थ ऑफ ₹1 लाख वर received on October 3, 2019 ड्यू टू रोड ट्रैफिक जैम्स। लो भैया, एक हो गया कांड। यहां पर हमने 54,000 का क्रेडिट ले लिया है, जबकि 54,000 का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये क्रेडिट कितने का मिलेगा सर? ये क्रेडिट आपको मिलेगा 2 लाख रुपए का। मैं कट करके लिख रहा हूं ताकि आपको भी गलती ध्यान रहे। 2 लाख का क्यों मिलेगा सर? 2 लाख पे इसलिए मिलेगा क्योंकि 1 लाख के गुड्स आपको रिसीव ही नहीं हुए, और जब गुड्स ही रिसीव नहीं हुए तो उसका आपको क्रेडिट कैसे मिल सकता है? बोलो भाई, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? बोलो बाबू, सही किया गलत किया? सही किया कि गलत किया? क्यों पुष्पा, क्यों मिल सकता है बेटा? हम सितंबर मंथ में हैं अभी, और हम सितंबर मंथ की लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। आपको इन 3 लाख में से 1 लाख रुपए के गुड्स कब रिसीव हुए हैं? आपको इन 3 लाख में से 1 लाख के गुड्स रिसीव हुए हैं अक्टूबर में, क्योंकि ट्रैफिक जैम था। ठीक है, या तो एक काम करो, एक काम कर लो छोटा सा, इसको रेक्टिफाई करके 4 लाख कर लो। इसको रेक्टिफाई करके 4 लाख कर लो, तो अब अपने को 3 लाख रुपए का क्रेडिट मिलेगा। जो 1 लाख के गुड्स हमको रिसीव नहीं हुए हैं उनका हम क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, मैं यहां पे नोट डाल देता हूं। नोट, क्रेडिट ऑफ गुड्स रिसीव्ड इन अक्टूबर इज अवेलेबल इन अक्टूबर। क्योंकि हमने सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के साथ साथ आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव भी होने चाहिए। तो अगर आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव नहीं हुए हैं तो उस केस में आप उनका क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। क्लियर हुई मेरी बात? अब टोटल आईटीसी आपके पास कितना आ रहा है जरा फाइंड कर लीजिए। 126 प्लस 95, 126 प्लस 95, 2,21,000। 160 प्लस 26, 186 एंड 1,04,000। ये आपके पास आईटीसी अवेलेबल है। अब बात करते हैं नेट जीएसटी पेबल कितना है। आउटपुट टैक्स आ रहा था आपके पास 225, 225 और 90। और इसमें से अब आप क्लेम करोगे आईटीसी, और सबसे पहले आप नंबर लगाओगे आईजीएसटी का। तो आईजीएसटी में आपके पास 1,04,000 रुपये का क्रेडिट है, 90,000 रुपये ले लो।
और बचे हुए 14,000 रुपये का क्रेडिट आप CGST को पे करने के लिए ले लो। इसके बाद अब आप यूज़ करोगे CGST। 2,25 में से 14,000 जा चुके हैं, यानी कि आपको जो पेमेंट करना है वो करना है 2/11 का, और आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है 2/21 का। तो आप यहाँ पे 2/11 का क्रेडिट ले लेंगे और इसकी लाइबिलिटी भी कर देंगे नील। और SGST आपके पास पड़ा है 186। नेट GST पेबल अब आपका निकलेगा 225 माइनस 225, सर ये नील। यहाँ पे 225 माइनस 186 39,000, और यहाँ पर नील। और आपका जो CGST कैरी फॉरवर्ड होगा वो होगा 2,21,000 आपके पास पड़ा था, जिसमें से 2,11,000 रुपये का क्रेडिट आपने लिया, और बचे हुए 10,000 रुपये अक्टूबर मंथ में आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। बताइए, कोई ऐसा पर्सन जिसे डाउट है वो पूछ सकता है। बढ़े आगे। इस वाले क्वेश्चन को एग्जाम्शन के साथ करेंगे। इसको भी एग्जाम्शन के साथ करेंगे। ज़रा ये वाला क्वेश्चन करके बताइए आप लोग। पूरा क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करेंगे, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगा। इंट्रो पढ़ के हटा देते हैं फटाफट से। मेसर्स जे एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पार्टनरशिप फर्म है, हैविंग इट्स रजिस्टर्ड एंड हेड ऑफिस इन मुंबई एंड रजिस्टर्ड अंडर द GST एक्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओनली. It does not have any branches in other state. The gross receipt of the firm in the financial year 18-19 was 60 lakh. The firm has submitted you the following information for the month of August 2019. ठीक है, अब यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। Professional services provided and bills raised during the month for providing of services of the ITR and income tax consultancy is 1 lakh. Internal audit of X Private Limited at their office in Mumbai registered in the state of Maharashtra 50,000. Statutory audit services provided to Messrs Tirupati Trading Private Limited at Ahmedabad registered in the state of Gujarat 70,000. Firm has also furnished the information in respect of input services availed फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर्स फॉर प्रोवाइडिंग द आउटपुट सर्विसेज। ये इनकी इनपुट की सर्विसेज दी हुई हैं। रेट ऑफ CGST और SGST बता दिया है, 9%, 9%, 18%।
सारी कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई हैं। ओपनिंग बैलेंस इनके पास आईटीसी का एक भी रुपए का नहीं है। आपको बताना है कितना इनका टैक्स निकलेगा। मैं बिल्कुल आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान है। फटाफट से मेरे को आंसर बताइए कितना आ रहा है। फटाफट से आंसर बताइए कितना आ रहा है मेसर्स जे एंड कंपनी वाले क्वेश्चन का। आया किसी का? पुष्पा जी का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी ज़रा फटाफट से करके बताइए। जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा है वो बताइएगा। सही आंसर आया है पुष्पा का। CGST SGST 11,250 आएगा और IGST 12,000 रुपये आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं एक बारी फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिनका नहीं आया वो घर पे देख लीजिएगा। ये 1 लाख रुपए इंट्रा है,
इस पे CGST और SGST लगेगा। और जो इंटरनल ऑडिट किया है हमने एक्स प्राइवेट लिमिटेड का, ये भी इंट्रा है, तो इन दोनों पे आप CGST और SGST लगाएंगे। अहमदाबाद की कंपनी का ऑडिट किया है, इसके ऊपर IGST लगेगा। ये हो जाएगी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इसका ITC आपको मिलेगा, इसका भी ITC आपको मिलेगा, इसका भी ITC आपको मिलेगा। नॉर्मल तरीके से अब आप ITC क्लेम कर लेंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं किसी को तकलीफ नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने ITC में किया था, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सेल्फ कर लेंगे, मतलब कि ये होमवर्क पे चला गया। जो क्वेश्चन मैंने सेल्फ में डाले हैं वो क्वेश्चंस होमवर्क पे हैं, लगा लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, इसको भी सेल्फ में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 20 अभी आते आते किया था, ये भी सेल्फ में डाल दो। ट्वेंटी 21 भी आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, सेल्फ में डाल दो। क्वेश्चन नंबर 23 भी सेल्फ पे होमवर्क है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 24, Messrs Pradyuman Corporation Private Limited, a registered dealer of Mumbai, furnishes you the following information for the month of October 2019. Interstate sale of taxable good out of above rupees 50,000 was received in advance in September 2019. ठीक है। Goods purchased from registered dealer purchased on 20th October 19, rupees 10,000 in case of interstate and balance intrastate. Okay. Received for services by way of labor contract. Received for services by way of labor contract for repairing a single residential unit otherwise than as a part of residential complex. It is intrastate transaction. Professional fees paid to Messrs Udhadi located in non-taxable territory. It amounts to interstate transaction rupees 50,000. Compute the GST liability of Messrs Pradyuman Corporation. Assume the rates are 9%, 9% and 18% and his turnover was 2 crore in the previous financial year. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं 5 मिनट आपको दे रहा हूं, आप लोग इसे ज़रा ट्राई करिए और अगर आपको नहीं आएगा तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Intrastate taxable goods out of above rupees 50,000 was received in advance in September 19. तो जब एडवांस मिला होगा तो जीएसटी अट्रैक्ट नहीं हुआ होगा, जब हमने इनवॉइस इशू करी होगी तभी जीएसटी लगेगा। तो आपने अक्टूबर 19 में सप्लाई करी है, अक्टूबर 19 में ही आपने इनवॉइस इशू किया होगा, तो इस पूरे 2 लाख पे जीएसटी आपका अक्टूबर में ही एप्लीकेबल होने वाला है। इसके बाद आपने गुड्स परचेज करे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से 20 अक्टूबर को 10,000 रुपए के इंटर पे और बैलेंस इंट्रा पे। तो इस 20,000 पे आपको कोई भी जीएसटी मिलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज आपको रिसीव हुई हैं
रिसीव्ड फॉर सर्विसेज, रिसीव्ड फॉर सर्विसेज मतलब हमने पैसा दिया है, हमें पैसा मिला है। रिसीव्ड फॉर सर्विसेज मतलब हमने सर्विस प्रोवाइड करी है। रिसीव्ड फॉर सर्विसेज लिखा है, इसका मतलब हमने सर्विसेज प्रोवाइड करी है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है, 50,000 रुपये लगे हैं, इसके ऊपर आपका CGST और SGST एप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर भी आपका CGST और SGST एप्लीकेबल होगा। प्रोफेशनल फीस पे करी है आपने उधारी, जो कि एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, मतलब कि सर्विस क्या हुई होगी, इंपोर्ट हुई होगी, और जो सर्विसेज इंपोर्ट हुई होती हैं उनके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स लगता है। तो इसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। कोई भी ITC हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि हमें कितना GST पे करना है। पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने आपको दे दिया है। कोई भी ITC हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले बात कर लो FCM में तुम्हें क्या देना है। FCM के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई, और इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर पहले हम बात करें गुड्स का सप्लाई। तो गुड्स के सप्लाई में आपका जो CGST लगेगा वो लगेगा 2 लाख का 9%, 18,000 रुपये, और SGST लगेगा आपका 2 लाख का 9%, 18,000 रुपये। अब सर्विसेज की बात कर लें तो सर्विसेज में आपका CGST लगेगा 50,000 का 9%, 4,500 रुपीज़, और SGST लगेगा 50,000 का 9%, 4,500 रुपीज़। ठीक है, यानी कि जो आपका टोटल GST निकल रहा है, टोटल CGST निकल रहा है 18,000 प्लस 4,500, यानी कि 22,500 रुपये का, और टोटल जो SGST निकल रहा है वो निकल रहा है 18,000 प्लस 4,500, 22,500 रुपये का। सिमिलरली आपको RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा जो सर्विसेज आपने इंपोर्ट करी हैं। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से सर्विसेज टैक्सेबल टेरिटरी में आ रही हैं। जो इंपोर्ट हुआ है सर्विस का, इस पे आपको IGST देना पड़ेगा, और ये कितने की सर्विसेज इंपोर्ट हुई हैं, 50,000 रुपये की। तो 50,000 का 18%, यानी कि आपको जो IGST पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में वो होगा 9,000। टैक्स पेबल अंडर RCM 9,000, आउटपुट CGST एंड SGST पेबल इज 22,500, और कोई भी आपको ITC अवेलेबल नहीं होने वाला है। तो इस केस में जो आपको टैक्सेस पे करने हैं वो रहेंगे इस प्रकार। बताइए, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? चलो, आज के लिए इतना रख रहे हैं। नया चैप्टर हम नेक्स्ट टर्न पे ही स्टार्ट करेंगे, मतलब कल, और कल की टाइमिंग आपकी सेम सुबह 7 बजे। ठीक है, हाँ, शीट मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। कल क्लास सुबह 7 बजे नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलेंगे। जी बेटा, क्वेश्चंस की भी दे रहा हूँ, दोनों शीट्स अभी आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ।
ठीक है, हाँ पेमेंट की अपलोड नहीं थी, मैं पेमेंट वाली अपलोड कर दे रहा हूँ। आज वाली शीट और पेमेंट वाली शीट मैं दोनों अपलोड करवा दे रहा हूँ। और कल हम आपसे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ सुबह 7 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।